शपथ भी ले लेंगे। भारत के लिहाज से और खासकर आर्थिक मोर्चे पर आपको क्या बदलाव नजर आता है आने वाले 4 साल? देखिए, ऐसा है कि ट्रम्प साहब का जो पहला जो टर्म था 2016 से 2020 का, अगर हम देखें तो हमारे देश के लिए कुल मिला के वो टर्म काफ़ी अच्छा था। ये वो टाइम था जबकि ट्रम्प ने वही मेक इन अमेरिका में जॉब होनी चाहिए और ये सारी की सारी बातें करी थी। H1B वीज़ा पर भी उन्होंने पाबंदी लगाने की बात करी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे जो व्यापार है उस समय बहुत बड़ा, और उस समय जो सबसे ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा ये हुआ कि चाइना में उन्होंने जो टैरिफ लगाया और चाइना में जो उन्होंने इस बात को पहचाना कि अगर उनकी जो सप्लाई चेन की डिपेंडेंस चाइना पे होगी तो उससे अमेरिका को नुकसान होगा। तो इस कारण वो चाहते थे कि वहाँ जो चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट होकर वो बाकी देशों में जाए और वापस अमेरिका में भी आए। तो जब वो बाकी देशों में गई तो इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा मिला इंडिया को। आप देखिएगा कि जो एप्पल ने आईफोन बनाने हमारे यहाँ तभी शुरू करे और इनफैक्ट हमारे यहाँ बाकी फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग भी उसी समय शुरू हुई। और आज की डेट में हमारा देश एक मोबाइल फ़ोन्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरा, हमारा जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है, ट्रेड में सॉफ्टवेयर ट्रेड में जो आईटी है, आईटी सर्विसेज ख़ास तौर से आईटी सर्विसेज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और इस बारी उन्होंने बोला है कि वो इलीगल माइग्रेंट्स के तो अगेंस्ट है, लेकिन जो लीगल इमिग्रेशन उन्होंने उसको एक तरीके से सपोर्ट किया है। उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे यहाँ लोग आएंगे वो लीगल तरीके से आएंगे। मतलब H1B वीज़ा में कोई समस्या नहीं? हाँ, H1B वीज़ा में मेरे को लगता नहीं कि कोई समस्या होगी। और कुछ भी हो, ट्रंप एक बिजनेस फ्रेंडली हैं। आप देखिएगा कि ट्रंप ने बोला कि मैं पूरे विश्व में युद्ध को रोकूंगा। तो युद्ध को रोकूंगा का मतलब है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट ये भी है कि पूरे संसार में जो फूड का जो कंपोनेंट होता है, फूड इन्फ्लेशन उसके कारण बढ़ा है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो फूड का बहुत बड़ा सप्लायर था। और अगर वो वॉर ख़त्म होता है तो आप ये देखिएगा कि जो तेल के जो प्राइस हैं, तेल के प्राइस में भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा और एक स्टेबिलिटी आएगी जो कि बिज़नेस के लिए अच्छी होती है। इजराइल और ईरान के उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान का जिस तरीके से आज स्टेटमेंट है कि हम इजराइल को मारेंगे, और ये बेसिकली आज उन्होंने कहा है जो एक इंडिकेट करता है कि ट्रंप के आने का ईरान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर अमेरिका का कोई सपोर्ट करता है तो हम उसका भी जवाब देंगे। तो लेकिन आप ये दिखेगा कि पूरा शेयर मार्केट, चाहे वो इंडिया का हो, यूरोप का हो, एशिया का हो, सारे का सारा शेयर मार्केट आज ऊपर है। जैसे 900 पॉइंट्स। हाँ, इंडिया का 900 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, यूरोपियन मार्केट भी 1% के करीब ऊपर है, और बाकी जो एशिया के जो बड़े मार्केट्स हैं वो सारे के सारे ऊपर है। तो हर किसी को लग रहा है कि ट्रंप के आने के बाद युद्ध खत्म होगा, थोड़ी पीस होगी और बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होगा। लेकिन दीपक बोरा साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। अमूमन ये धारणा रही है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो तो डेमोक्रेटिक्स के साथ रहा है। क्या आपको लगता है कि वो इस बार शिफ्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और क्या वाकई वो एक बड़ी भूमिका निभाता है नतीजों में? ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। आप ये जानते हैं कि 50 स्टेट जो अमेरिका में हैं उनमें से 7 को हम झूला राज्य कहते हैं, स्विंग स्टेट्स। और यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, खास तौर से जो हिंदू धर्म से संपर्क रखते हैं, उनकी जनसंख्या काफी है। और इन लोगों का जो है वोट वो हो सकता है, अगर 3000, 4000, 5000, 10,000 लोग हैं। पिछली बार जो जीत हुई थी जो बाइडेन साहब की कुछ ऐसे स्विंग स्टेट्स में, वो 2000 वोटों से 3000, 4000। तो भारतीय समुदाय के लोग जो हैं, खासतौर से जो हिंदू हैं, उनके वोट का बहुत महत्व है वहां पर। और वैसे भी ट्रंप, आपको याद होगा 2016 की जब वो प्रचार अपना कर रहे थे तो उन्होंने कहा था एक पब्लिक मीटिंग में, आई लव हिंदू, मैं हिंदुओं से बहुत प्यार करता हूं। इस बार पे बांग्लादेश पे भी उन्होंने ट्वीट किया कि अत्याचार वहां पे रोक दीजिए। जो बाइडेन साहब ने कुछ नहीं किया, ना कमाला जी ने कुछ कहा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए सर्टेनली जो इंडियन कम्युनिटी थी, जो ट्रेडिशनली हम लोग कहते हैं कि वो डेमोक्रेट्स की तरफ वेयर करते थे, वो अब सर्टेनली देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आया है जो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, और हम उसकी तरफ। मनोज सर, इसके साथ साथ चर्चा ये भी हो रही है कि जो टीम ट्रंप है
उसमें भी भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। अगर ऐसा है वाकई तो इसका असर आने वाले वक्त में जो हमारी डिप्लोमेसी है उसमें भी कुछ दिखता है सर? देखिए, ऐसा है कि वहाँ जो इंडियन अमेरिकन हैं, चाहे वो विवेक वो हों रामास्वामी हों, तो उनका इंटरेस्ट अमेरिका के लिए ही होता है। आप देखिएगा कि अगर कमला हैरिस होती तो भी उसका जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका के लिए ही होता है। जो वहाँ इंडियन अमेरिकन है वहाँ का उनका इंटरेस्ट इंडियन अमेरिकन के लिए ही होता है वहाँ। लेकिन जो हमारे वहाँ जो लोग हैं, जो आईटी में जो वहाँ लोग हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ बड़ा काम किया, उसके बाद जब वो बड़े कंपनीज़ के सीईओज़ बने तो एक जो ब्रांडिंग इंडियंस की वहाँ हुई, इंडियन सॉफ्टवेयर के आईटी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बना, उसके कारण जो इंडियन कंपनीज़ को जो यहाँ काम मिला, उसके कारण आईटी हमारे देश में आया। तो वो एक अलग बातें हैं। लेकिन जब आप एक सरकार के पार्ट होते हैं तो मेरे को लगता नहीं कि वो डिप्लोमेसी में उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, आज की डेट में देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी का मतलब है कि हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। आज की डेट में जो अमेरिकन है, चाहे वो इंडियन ओरिजिन का हो या कोई हो, उसको अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और इंडिया की पोजीशन देखिए आज क्या है। आज हम वर्ल्ड की 5th सबसे बड़ी इकनॉमी है, 4 ट्रिलियन की इकनॉमी हम अभी होने वाले हैं। और हम इंडिया का जो आज की डेट में इंडिया एक बड़ा मार्केट है, सबके लिए अट्रैक्टिव है, ठीक है। डिफेंस का सबसे बड़ा बायर आज की डेट में इंडिया है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ काफ़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी है। आईटी आज की डेट में सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। आईटी सर्विसेज इंडिया से ही जाती हैं। आज की डेट में फार्मा में इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ की इंडिया स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इन लोगों के लिए इंडिया से संबंध बनाना, और तो वो एक इनके लोगों सारे के सारे इन देशों के लिए मजबूरी है। और ख़ास तौर पे हमारी जो स्ट्रेटजिक हमारी जो लोकेशन है और चाइना से, और इनकी जो एक एंटी चाइना पोजीशन है, उस एंटी चाइना पोजीशन में इंडिया की एक भूमिका हो सकती है। ठीक, तो आप तो ये मेरे ख्याल से एक इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और किसी को भी आज की डेट में इंडिया को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। संजीव सर, अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बन रहे हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और भारत के लिहाज से सर आपको किस तरीके की उम्मीदें नज़र आती हैं? क्योंकि उनके पिछले कार्यकाल में जब भारत का तनाव बढ़ता हुआ दिखा, खासकर पड़ोसी मुल्कों के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप साथ में हमारे नज़र आ रहे थे, चाहे वो गलवान का संघर्ष हो या फिर अभिनंदन का जो पूरा मामला था, उसमें भी हमने देखा जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। किस तरीके से आने वाले 4 साल आपको नज़र आते हैं सर? देखिए, जैसे अभी मनोज बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि सारी दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में आज उछाल था, सिर्फ एक शेयर मार्केट डाउन था। कौन सा? हांगकांग। और वो इस बात का इंडिकेशन था कि, और हांगकांग बेसिकली, हांगकांग और शंघाई 2 चाइना के बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं। हांगकांग भी अब चाइना का हिस्सा है। तो वहां पे उसको उस तरह से वेलकम नहीं किया जा रहा ट्रंप की जीत को, जैसे कि बिजनेस फ्रेंडली दूसरे कंट्रीज में। और स्टॉक मार्केट तो अपने आप में कैपिटलिस्ट बिजनेस फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है, तो वो बाकी चीजें नहीं देखता, वो तो ये देखता है कौन सी चीज व्यापार और मुनाफे के लिए अच्छी होगी। तो बाकी सब जगह उछाल, सिर्फ हैंगसेंग डाउन था। निकाय दूसरा बड़ा स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर था जापान का, लगभग 2%। सो उसके कारण क्या है? उसके कारण अंडरलाइंग वही अनुराग जो आपका प्रश्न था कि इंडो पैसिफिक में, चाइना में एक किस्म की नर्वसनेस, तो मैं नहीं कहूँगा, चाइना अब इतना एक किस्म का खलीफा राष्ट्र हो गया है कि उस तरह से नर्वसनेस तो नहीं, लेकिन वो डेमोक्रेट्स को ज़्यादा वेलकम करता